नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर और हमेशा की तरह एक खास चर्चा हम आपके लिए लेकर आएंगे और जाहिर सी बात है वो चर्चा आज एक ऐसे बिल पर है जिसको लेकर शोर बहुत है। वन नेशन वन इलेक्शन पेश तो हो गया, लेकिन लगता है संघर्ष टकराव अभी बाकी है। एनडीए लगातार इस बिल को पास कराने के लिए और तमाम औपचारिकताएं थी उसको पूरा किया, लेकिन नंबर गेम में लगातार विपक्ष का वार उस पर चल रहा है। बिल पास कराने के लिए 2/3 मत की दरकार थी, लेकिन इसको लेकर अब रार नजर आ रही है। बहुत सारे और भी पहलू हैं, इसी पर करेंगे हम आज खास चर्चा। बैठिए, बहुत हो गया। तो लोकसभा में आखिरकार एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए 129वां संविधान बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 नंबर याद रखिए, इतने मत पड़े और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। इस बिल के पेश होते ही विपक्ष के विरोध के सुर सामने आने लगे। कांग्रेस ने साफ कहा कि संसद में सरकार को बिल के लिए 2/3 बहुमत यानी 307 वोट चाहिए थे, लेकिन उससे कम मिले। यह बिल जरूरी बहुमत भी नहीं जुटा सका। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव पर 32 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है, वहीं 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बिल की राह आसान होगी? नहीं तो फिर कौन सी चुनौतियां इस बिल की राह में आ रही हैं? इन्हीं सब पहलुओं पर खास एक्सपर्ट से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस और बीजेपी ने इस बिल को लेकर क्या क्या है, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, जरा वो सुन लेते हैं। Well, we opposed the introduction of the bill. We voted against the introduction of the bill. If the government wants to refer it to the JPC, that's their prerogative. तो ये इलेक्शन कमीशन का कहना था, लॉ कमीशन का कहना था, 20 साल से इसके बारे में प्रयास चल रहे थे। तो मुझे बहुत ही गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर कि उन्होंने कहा नहीं, ये हम करेंगे और इसमें खर्चा बचेगा, प्रचार का समय बचेगा और पूरा एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। एक बार चुनाव हो गया, जाइए 5 साल काम करिए, अच्छा काम करिए, जीत के आइए, अच्छा नहीं करिए हार जाइए, तो देश में एक स्टेबिलिटी आएगी। तो जाहिर सी बात है टकराव तो है और इन सब को लेकर इसकी फिजिबिलिटी और बाकी चीज़ों को लेकर भी लगातार विपक्ष हमलावर है। सरकार के अपने तर्क हैं, प्रशासनिक सुविधा और तमाम चीज़ों की बात कह रही है सरकार, और ऐसे में ज़रा इसको समझना होगा। हमारे साथ आज 2 बेहद ख़ास मेहमान जुड़ने हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ विराग गुप्ता साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। विराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ अनुज अग्रवाल हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अनुज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विराग सर, सबसे बड़ी बात यही है जो लगातार बात सामने आ रही है कि एक बड़ा कदम है, और जाहिर सी बात है एक बड़े कदम के साथ ये भी होता है सबसे बड़ा प्रश्न इसकी फिजिबिलिटी, इसकी तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर विरोध हो सकता है या आने वाले वक्त में रोड़े सामने आ सकते हैं। आप बताएं, आपको क्या लगता है खास तौर पे वन नेशन वन इलेक्शन बिल जिस तरह से अब तक इसकी यात्रा रही है और जिस तरह से विपक्ष लगातार अपने तर्क दे रहा है, क्या माना जाए? देखिए, इसको 3 तरीके से एनालाइज करना है। पहला कि क्या इसकी आवश्यकता है, तो अगर हम आवश्यकता को देखें तो 2 तरह से आवश्यकता है, क्योंकि संविधान की जब शुरुआत हुई और भारत में जब संवैधानिक व्यवस्था की शुरुआत हुई तो शुरू में इलेक्शन तो एक साथ ही होते थे और 3-4 इलेक्शन एक साथ हुए, और उसके बाद जो ये हमारा कैलेंडर बिगड़ा है इलेक्शन का, तो उसको ठीक करने के लिए कई सारी समितियां बनी।
संसदीय समितियां बनी, संविधान समीक्षा आयोग बना, नीति आयोग ने रिपोर्ट दी, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट दी, और सबने बोला कि आवश्यक है। तो पहले प्रश्न पर यह है कि ये जरूरी है, होना चाहिए। अब दूसरा है कि इसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या हो। यहाँ पर अनेक तरह के विवाद हैं, क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत नहीं है उनके गठबंधन को, ये कैसे पास होगा। उसमें एक और भी बड़ा प्रश्न है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें राज्यों की विधानसभाओं के हम टेन्योर को बदल रहे हैं या उसके बारे में संशोधन कर रहे हैं। तो क्या हमको आधे से ज्यादा राज्यों का अनुमोदन लेना चाहिए संविधान संशोधन में, और अगर नहीं लिया गया तो फिर ये क्या इसमें कोर्ट कचहरी होगी, इसमें इसका वो होगा। और तीसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये चीजें नहीं हो पाती हैं तो जैसा विधि आयोग ने पहले बोला था कि इसको फेजेस में करने की जरूरत है, कि विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने आगे पीछे कर दें तो 3 शेड्यूल बन सकते हैं 5 साल में। तो जो हर महीने या हर 6 महीने में चुनाव होते हैं उसको खत्म करके इसको फेजेस में करने की जरूरत है। और जो समिति बनी थी, रामनाथ कोविंद समिति बनी थी, उन्होंने भी बोला कि सिर्फ संविधान संशोधन से ये लागू नहीं हो पाएगा, इसके लिए राजनीतिक सहमति की जरूरत है। तो चुनौतियां ज्यादा हैं, लेकिन यह व्यवहार, ये संवैधानिक दृष्टि से और देश के हित के हिसाब से ये एक अच्छी व्यवस्था है जिसको होना चाहिए। ये बात तय है, लेकिन चुनौतियां ज्यादा हैं। अनुज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि जो तर्क विपक्ष अपनी ओर से दे रहा है और तमाम बातें रखी जानी हैं, जरा हमें बताइए कि आपको ये राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल नजर आ रही। देखिए, एक आज सच्चाई ये है कि अब ये बिल पार्लियामेंट में पेश हो चुका है, और दूसरी सच्चाई ये है कि ये जेपीसी के पास चला गया है। अब जब चिंतन और मंथन होगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, तो मुझे लगता है जिस रूप में भी अभी पेश किया गया है और जो उसके बाद सजेशंस के बाद निकल के आएगा, हो सकता है उसमें काफी चेंजेस हो। तो जो विराग जी ने भी बताया कि जो ऑब्जेक्शन भी हो सकता है कई स्टेट से कंसेंट ली जाए नहीं ली जाए, वो भी शायद चीज इसमें इंक्लूड की जाए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हो सकता है कुछ सुधारों और सुझावों को एकोमोडेट करने के बाद साथ में आने को तैयार हो जाए। तो ये मुझे लगता है कि लंबी प्रक्रिया रहेगी, कम से कम 6 महीने तो आप मान के चलिए कि इस पर डिस्कशन होगा। तो अभी बजट सेशन तक भी हम नहीं उम्मीद कर सकते कि इस पर कोई वोटिंग होनी है। उसके बाद वाले फेज में हम जब मानसून सत्र होगा नेक्स्ट ईयर, तब के आसपास हम सोच सकते हैं कि इस पर वोटिंग वाली पोजीशन आएगी। तो तब तक राजनीतिक परिस्थितियां बहुत सारी बदल चुकी होंगी, बहुत सारी क्वेश्चंस चेंज हो चुकी होंगी। हो सकता है एनडीए में कुछ और बहुमत जुटा ले उस समय तक अपने फेवर में, या माहौल बदल दे। तो ये इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही बीजेपी सरकार ने ये बजट, ये प्रपोजल दिया है, कानून रखा है सामने एक विधेयक के रूप में। और इसके बहाने एक देश में एक बहस चलती है, एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन भी होगा कि बार बार चुनाव से हमारे नुकसान क्या है और एक साथ चुनाव के फायदे क्या हैं। बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्शनल पॉइंट्स हैं, स्पेशली कि अगर एक राज्य की विधानसभा अगर किसी वजह से भंग हो जाती है जल्दी, तो सिर्फ अगले टेन्योर तक ही उसका कार्यकाल के लिए दोबारा इलेक्शन होगा। कि 1.5 साल पहले अगर कोई विधानसभा भंग हो जाती है तो उसका जो इलेक्शन होगा फिर 1.5 साल के लिए होगा। ये थोड़ा सा इस पर काफी आपत्ति है। तो अब कुछ नए रास्ते और नए सुझाव आएंगे। तो अकेला जो रिकमेंडेशन आई उसके बेस पर ही हम सब कुछ नहीं मान सकते कि सारा कुछ होगा। तो इसमें एक बहुत सारे सुधारों की राह है। दूसरी एक बड़ी बात है कि 2029 का जो लोकसभा इलेक्शन है उस तक बहुत सारे परिवर्तन होने हैं। अभी सेंसस होना है, उसके बाद परिसीमन होना है सारे लोकसभा क्षेत्रों का, तो और उसके बाद 33% आरक्षण भी लागू होना है महिलाओं का। तो अगर परिसीमन लागू होता है तो हमारी जो सीटें हैं पार्लियामेंट की उसमें काफी इजाफा होगा। पूरी क्वेश्चन ही राजनीति की चेंज हो जाएगी। तो सेंसस पहले होना है, उसका परिसीमन होना, तो ये एक प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया का एक पार्ट फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी आ जाता है। तो ये एक लंबी एक एक्सरसाइज है जिसकी एक तरीके से ट्रिगर दबाया है मोदी सरकार ने। तो इसमें आगे बहुत रंग बदलने और 2029 की राजनीति इन सारे जो 3-4 मैंने मुद्दे गिनाए इनके आसपास ज्यादा होनी है। तो एक देश एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में होगा 27, 28, 29 में, और उस सब के गवाह हम और आप बनेंगे, डिस्कशन लगातार करेंगे। और कितना सक्सेसफुल होती हैं सारी परिवर्तन और कितना हम इम्प्लीमेंट हो पाते हैं ये समय बताएगा। इसमें कितनी पॉलिटिकल पार्टी साथ आती हैं, कितनी नहीं आती, कितने सुझाव होते हैं, कितने सुझाव से के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट होते हैं,
और क्या फाइनल रूप आता है, ये मुझे लगता है कि अभी ये सब कुछ भविष्य मैं की जरा गणना इस है। पहलू पे भी आऊंगा, जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ जो है उस वक्त तक स्थितियां बदलेंगी, हम बहुत कुछ शायद 4-6 महीने में भी देखेंगे, जो बात आपने कही। जरा मैं उस पहलू पे भी आऊंगा, क्योंकि हाल फिलहाल कुछ ऐसे डेवलपमेंट भी सामने आए। विराग सर, अगर मैं एक आम वोटर के लिहाज से समझूं, एक आम व्यक्ति के लिहाज से समझूं, तो चुनाव सुधार, जो इलेक्शन रिफॉर्म की दिशा में ये जो कदम है, ये उनके लिए किस तरह से फायदेमंद है? क्या क्या चीजें जो हैं वो एक वोटर और आम जनमानस के लिए बहुत बेहतर होने वाली हैं? देखिए, चार बड़े फायदे हैं अगर एक साथ चुनाव होंगे। पहला कि जो आचार संहिता की वजह से एक गवर्नमेंट में एक पूरी रोकथाम हो जाती है, तो हमेशा इलेक्शन से जो आचार संहिता का जो संकट है वो खत्म हो जाएगा, इससे गवर्नेंस बेहतर होगी। दूसरे नंबर पर जो क्षेत्रीय दलों में जो बहुत सारे नॉन सीरियस पार्टीज हैं, उनका रोल कम होने से एक गंभीरता आएगी राजनीति में, और राष्ट्रीय दलों का एक जो प्रधानता बढ़ेगी, उसके दूसरे फायदे हैं। तीसरा, कहा गया है कि इसकी वजह से जीडीपी को फायदा होगा, यद्यपि उसके कोई आंकड़े सामने नहीं आए हैं कि 1.5% या 2% की जीडीपी से कैसे फायदा होगा। ये उसका तीसरा फायदा है। और जो चौथा फायदा है कि एक साथ चुनाव होने से जो हमारी संघीय व्यवस्था है वो और बेहतर मजबूत होगी। कई लोग बोल रहे हैं कि इससे इलेक्शन होने से हमेशा लोगों को फायदे होते हैं, वोटरों को फायदे होते हैं, जवाबदेही होती है। पर हम इस बात को, अगर जो लोग इस बात को बोलते हैं कि एक देश एक चुनाव संविधान विरोधी है या राष्ट्रीय एकता के विरोधी है, उन्हें इस बात को बताना चाहिए क्या 1967 के पहले क्या पूरी व्यवस्था संविधान विरोधी थी? लेकिन सरकार को दो बातों पर अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए। सरकार कई बार संसद से बिल पास करा लेती है, कानून बन जाते हैं, पर उन्हें लागू नहीं किया जाता। जैसा अभी अनुज जी ने बोला कि महिला आरक्षण का कानून है, उसको उसको बना दिया गया, पर अभी तक लागू नहीं किया गया। कब लागू होगा? क्योंकि एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंडेंट है, कोई चीज परिसीमन पे डिपेंडेंट है, फिर इलेक्शन दूसरी चीज पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अगर इस संसद से कानून बन भी गया, इसको लागू करने का क्या रोड मैप होगा, ये पहली दिक्कत है। दूसरा, जब ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जीडीपी में फायदा होगा, तो चुनावों में बड़े पैमाने पर जो काले धन को खर्च किया जाता है, उसको ठीक करने के लिए चुनावी सुधार तो पिछले 50-60 सालों में किसी भी पार्टी ने ठोस चुनावी सुधार नहीं किए। तो कई बार ऐसा लगता है कि इस तरह के एकेडमिक मुद्दों से मुख्य मुद्दों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि मुख्य मुद्दों पर बहस नहीं हो। तो अगर आम जनता को हमको राहत देना है, तो सबसे पहले करना पड़ेगा चुनावों में जो काले धन की प्रधानता है, चुनावों में जो धन बल का प्राबल्य है, उसको हमको खत्म करने की जरूरत है। तभी सही मायने में लोगों को अच्छे नेता मिलेंगे और सही मायने में देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बहुत दुरुस्त बात है कि शायद सुधार जो हैं वो और बड़े होने चाहिए। उन सुधारों की दिशा में जो कदम हैं वो केवल बिल्स में या कागजों में नहीं दिखने चाहिए, नियमों की एक श्रृंखला नहीं, बल्कि उसका धरातल पे भी एक्शन दिखना चाहिए। अनुज, जो बात आप कह रहे थे कि अभी तो देखिए समय बीतने के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। हालांकि हो सकता है कि जो बात मैं कह रहा हूं उसके अलग अलग मायने हों, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रही हैं। हो सकता है शिष्टाचार भेंट हो, लेकिन वो 15 पार्टियां जिन्होंने विरोध किया उसमें शिवसेना, उद्धव गुट भी शामिल रहा है। आपको लगता है कि शायद अब एक अलग तरीके से जो है सरकार कोशिश करेगी शायद? और क्योंकि एक आरोप तो इस सरकार पे या बार बार जो प्रश्न उठते रहे हैं वो ये है कि सहमति बना पाने में कहीं ना कहीं चुनौती आती है सरकार को। नहीं, देखिए, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बड़ी नेचुरल बात होती है, और विपक्ष के सामने अपने अस्तित्व को बनाए रखने की भी बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में वो लगातार विरोध नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व भी गड़बड़ा जाएगा, वो साइडलाइन हो जाएगा। तो वो अपनी स्ट्रेटजी पे सही है। अब ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, अगर कोई बिल आती है तो उसे पास कराना, उसके लिए बहुमत जुटाना, या उसकी सिरदर्दी होती है। इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं होता। और विपक्ष की ये जिम्मेदारी भी है कि अगर कोई बिल आ रहा है तो उसमें कमियां जो है, उसमें खामियां जो है, उसके ड्रॉबैक्स जो है वो भी सामने लाए। तो ये तो हेल्दी डिस्कशन है और हेल्दी मुझे लगता है पिक्चर होती है। अगर विरोध है तो अच्छी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन वो विरोध जो राष्ट्र के हित पे हो जाए तब चीजें खतरनाक होती हैं। और
वन नेशन वन इलेक्शन भी हो सकता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान ना हो, तो डेमोक्रेसी समस्याएं बनी रहेंगी। कम कर सकते हैं हम, और उसके लिए एक बेहतर रिफॉर्मेटिव हम अगर कुछ उपाय करते हैं तो ये एक प्रोसेस है, चलता रहना है। तो दूसरी बात ये, जहां तक इसके लिए वोट जुटानी है, समर्थन जुटानी बात, तो ये नेचुरली मुझे लगता है कि कई जो है महाराष्ट्र की जो इंडिया गठबंधन की या महागाड़ी की पार्टियां, उनके बहुत सारे एमपी हो सकता है कि पाला बदले, या हो सकता है वो पार्टियां ही एनडीए के साथ भी आ सकती हैं। तो ये बहुत कुछ चीजें हो सकती है। कोई और दल जो है आगे, बहुत सारी बार्गेनिंग के खेल चलते रहते हैं, लेन देन के खेल चलते रहते हैं राजनीति में, बड़ी आम बात होती है डेमोक्रेसी में। तो उसमें बहुत सारे क्षेत्रीय दल जो हो सकता है इस मुद्दे पर साथ आ जाए। तो ये तो अभी मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें, अब जब सरकार के सामने एक चुनौती है और सरकार अगर गंभीर है कि हाँ इसको पास ही कराना है, तो फिर वो हर स्तर पर वो सारे उपाय करेगी। तो जिस स्तर पर भी जिस क्षेत्र दल को मनाया जा सकता है, उसकी बातें मानी जा सकती हैं, या इवन कांग्रेस पार्टी की कोई अगर जेपीसी पे गए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सरकार आम सहमति चाहती है। तो एक अच्छा, एक हेल्दी एक स्टेप, तो उसमें इसको बिल को पूरा तरीके से अमेंड करने का, नए फॉर्मेट में लाने का भी अब ऑप्शन खुला हुआ है। तो हम इसलिए अभी कुछ भी फाइनल मार के ना चलें, और हम, मुझे लगता है अब हर दिन और हर कुछ समय बाद बहुत सारे नए एस्पेक्ट और नए एंगल सामने आएंगे, उसके हिसाब से हम चीजों को एनालाइज करें तो बेटर रहेगा। हमारी कि हम शायद हर पहलू को समझें, इसकी टेक्निकलिटीज़ को भी समझें और इसके राजनीतिक पहलू को भी समझें, और जाहिर सी बात है इन सब के ज़रिए एक बेहतर कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी बात हो वो सुधार की ओर हो, और इसका धरातल पर एक असर दिखे, वो इंटेंशन एक्शन में भी बदले। शुक्रिया करेंगे विराग सर, शुक्रिया करेंगे अनुज जी, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस तरह की आगे की चर्चाओं में भी हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। अपना कीमती समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी कुछ खास खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बाजार में लगातार दूसरे दिन बिकवाली का दबाव देखा गया। निफ्टी 332 अंक गिरकर 24,350 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। कैसा रहा दिन भर बाजार में एक्शन, बता रहे हैं अंश भीलवार। तो निफ्टी का ये दूसरा सेशन था लगातार बिकवाली का, साथ ही साथ 24,400 का इंपॉर्टेंट लेवल था उसे भी तोड़ता हुआ नजर आया। अच्छी बात यह है कि जो 20 DMA है वो काइंड ऑफ कुशन जैसे एक्ट किया है इस फॉलिंग प्राइसेस के लिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप भी हमें लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। सेक्टोरल इंडिसेस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स हमें लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी रियल्टी ने शुरुआत में अच्छी तेजी दिखाई थी, 2 मंथ हाई को भी टच किया था, लेकिन इसमें भी हमें डेज हाई से काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर होता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ PSU बैंक इंडेक्स 1.5% से ज्यादा गिरता हुआ नजर आया, जो कि टॉप सेक्टोरल लूजर भी है। इसके साथ साथ मेटल इंडेक्स में भी ये तीसरा सेशन है लगातार बिकवाली की। तो निफ्टी एनर्जी, निफ्टी बैंक, निफ्टी IT और निफ्टी FMCG का ये दूसरा सेशन है लगातार बिकवाली वाला। निफ्टी बैंक की स्पेसिफिकली बात की जाए तो निफ्टी बैंक वैसे तो लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली 8 सेशन से इंडेक्स एक कंसोलिडेशन में था, उससे भी तोड़कर नीचे बंद होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे काफी बेयरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल पूरा सेशन वैसे तो नेगेटिव रहा है, लेकिन निफ्टी 20 DMA पे थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़े से होप्स दिए जा सकते हैं। शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी जिनेह नागर आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी तो बिल्कुल बात करते हैं आज के 5 के पंच की। देखेंगे 5 ऐसे स्टॉक जिसमें खबरों के दम पर और ब्रोकरेज के दम पर आज हमें एक्शन देखने मिला। शुरुआत करेंगे ITC से। कंपनी ने अपने होटल बिजनेस के डीमर्जर के ऐलान किया है। जनवरी 1 को कंपनी ने एक डेट सेट की अपने डीमर्जर के लिए, और पहले कंपनी ने रिपोर्ट किया था कि जो ITC शेयर है, एक शेयर के बदले 10 ITC होटल के शेयर्स मिलेंगे। इसके अलावा टार्क, ये स्टॉक हमारे फोकस में दिखा। सेबी ने एक फॉरेंसिक ऑडिटर हायर किया है, और बेसिकली ये जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको एक डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही थी FY21 से FY23 के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने एक फॉरेंसिक ऑडिटर का हायर किया है। इसके अलावा RBL बैंक, ये फोकस में आज हमें दिखा, क्योंकि कंपनी ने आगे चल के अपना जो ग्रोथ एस्टिमेशंस था वहाँ पे एक
कटौती की है। जो कंपनी पहले एक्सपेक्ट करी थी 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए, उन्होंने अब कहा है कि एक लो डबल डिजिट में ग्रोथ नज़र आएगी। तो ये आज हमें एक फोकस में दिखा। इसके अलावा ग्रेन्यूल्स इंडिया ये फोकस में नज़र आया क्योंकि कंपनी का जो होली ओन सब्सिडरी आर्म है ग्रेन्यूल्स फार्मास्यूटिकल्स, उसको US FDA की तरफ से एक अप्रूवल मिला है। उसके ANDA के लिए जो एक च्यूएबल टैबलेट है उसके लिए एक US FDA की तरफ से अप्रूवल मिला। और पांचवा स्टॉक जो हमें फोकस में दिखा था वो था छोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। इनक्रेड की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने एक डाउनग्रेड किया है होल्ड रेटिंग पर। जो टारगेट प्राइस है जो पहले था 1550 का, उसको कट करके 1300 रुपये का किया है। और बेसिकली जो डाउनग्रेड है वो एक रिस्क रिवॉर्ड उनको भी काफ़ी अनफेवरेबल नज़र आ रहा है कंपनी के लिए, जिसकी वजह से हमें एक डाउनग्रेड देखने मिला। शुक्रिया करेंगे इस अहम अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। बजट में स्टील सेक्टर को राहत मिल सकती है। खबर की एक्सक्लूसिव डिटेल दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार आगामी बजट में स्टील सेक्टर के लिए कुछ बड़े राहत के ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि स्टील सेक्टर में जिस तरह के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है उन पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको रैशनलाइज किया जाए। मकसद ये है कि इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। तमाम रिकमेंडेशंस जो हैं वो इंडस्ट्री की तरफ से वित्त मंत्रालय को भेजे गए हैं और इन प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय विचार कर रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव दिया गया है वो दरअसल कोकिंग कोल के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने से संबंधित है, जो कि इस वक्त 2.5% है। सिफारिश ये की गई है कि इसको घटाकर 0 कर दिया जाए। इसके पीछे इंडस्ट्री ने ये दलील दी है कि कई ऐसे देश हैं जहां से कोकिंग कोल के इंपोर्ट पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है FTA के थ्रू। लिहाजा बाकी देशों से भी अगर कोकिंग कोल इंपोर्ट किया जा रहा है और उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी इस वक्त 2.5% है उसे भी कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा एक और सिफारिश की गई है दरअसल फेरो नियोबियम के ऊपर। एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है स्टील सेक्टर में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% है, उसको घटाकर नील करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है रॉल्स। इस पर भी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इस वक्त 7.5% है, उसको घटाकर 0 करने की सिफारिश की गई है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स जो है उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% है, उसको भी घटाकर 0 करने की सिफारिश इंडस्ट्री ने की है और इन प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा अगर आप एल्यूमिनियम सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री ने सरकार से ये अपील की है कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, खासकर जो ACZ और UOU है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए, उस पर जो रोटेप रेट्स है उसको डिक्लेयर किया जाए। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री को एक क्लैरिटी मिल जाएगी और जो उसका ओवरऑल वायबिलिटी है वो सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो ये तमाम सिफारिशें जो है इंडस्ट्री ने सरकार से की है, जिस पर विचार किया जा रहा है और बजट में इस बात की संभावना है कि इसके ऐलान किए जाए। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। IIT बॉम्बे टेक फेस्ट 2024 में अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के डायरेक्टर जीत अदानी ने लोगों की जिंदगी को आसान बनाने में टेक्नोलॉजी के योगदान पर खासा जोर दिया। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के डायरेक्टर जीत अदानी ने कहा कि युवा पीढ़ी अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी के विकास को नया आयाम दे सकती है। As we stand on the brink of this new world, we must all ask ourselves how to ensure the vast potential of technology is harnessed for good. There is no limit to where technology can go or lead us, but it is our generation's responsibility to guide its journey. For that, each one of us needs to look beyond the classical definition of technology as a tool and start looking at technology as a means to fulfill a purpose, the larger purpose of meeting our society's needs. Already our generation is surrounded by and also submerged in technology. Chasing the new wave of technology mindlessly without a larger purpose won't do us any good. Our purpose must be the anchor. Technology itself can't be your purpose if you channel your abilities towards making it work for the larger good. चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।